हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी से संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर जो चल रहा है, जिसका पार्ट 3 यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ में। और सबसे पहले आप सभी लोगों को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है देव दीपावली भी है, कार्तिक पूर्णिमा भी है, तो ये सभी जो त्योहार हैं ये समझ लीजिए एक प्रकार से हमारे जो कल्चर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये समय समय पर हमें जोड़ते हैं, ठीक है, अपनी संस्कृति से, ताकि हम जो लोग कल्चर को भूल रहे होते हैं वो भी इसी बहाने क्या होते हैं, फेस्टिवल जब आता है तो हम उसको, जो हमारे यहाँ जिसको कहा जाता है समाजशास्त्र में भी प्रथाएं, परंपराएं, ठीक है, जनरीतियां जिसको कहते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जुड़ा हुआ है ना, जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं से, रूढ़ियों से विकसित होकर परिपक्व होती हैं, तो वो क्या बन जाती हैं, नियम उसके क्या होते हैं, विशिष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं बीच बीच में, जैसे दिवाली थी, फिर जो है आपका बड़ी वाली जो एकादशी थी, आज जो है देव दीपावली है, ठीक है। तो ये सब हम लोग इसका जो कल्चर है इसको फॉलो करते हैं, उस जिस तरीके से वो फेस्टिवल होते हैं। किसी फेस्टिवल में, जैसे आज का जो फेस्टिवल है देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा वाला, इसमें चूड़ा दही खाया जाता है, तो ये क्या है, एक प्रकार से प्रथाएं हैं, ठीक है। अपनी अपनी, जैसे जिसके यहाँ जो होता है उसको उस दिन वो विशेष रूप से निभाता है, वैसे हो सकता है वो ना करता हो, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, सीखने के लिए हमें उत्सुकता इसमें रखनी चाहिए, फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। और एक चीज और है इसमें, देखिए गुरु नानक जी की जयंती है, तो ये कौन सी जयंती है, जीएस वाला पार्ट भी हमारे यहाँ चल रहा है हायर एजुकेशन में, तो वहां पे तो करंट से संबंधित क्वेश्चन संडे को लगाए जाते हैं टेस्ट में, ठीक है। तो ये कौन सी जयंती है, क्योंकि इसके पहले जो 47 वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि शायद गुरु तेग बहादुर का ऐसे कुछ था किसी का, तो वो एग्जामिनेशन में आया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो जयंतियां वगैरह होती हैं तो ये इस मतलब थोड़ा सा इसको देखना रहता है कि कौन सी जयंती है। तो फ्रेंड्स, इनका 555वीं, कौन सी 555वीं जयंती है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा लर्न करके रखिएगा, क्योंकि हाईलाइट चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, ठीक है। और आज आज न्यूज़पेपर में भी था पीजीटी और हायर एजुकेशन के एग्जामिनेशन को लेकर के, कि बहुत जो ऊहापोह था, बीच में भी 4-5 दिन पहले हमने स्टेटस लगाया था, और कि मतलब एग्जामिनेशन के लिए कॉलेज से सीटें वगैरह क्लियर की गई थी हरदोई से, ठीक है। तो उसको भी शेयर किया था मैंने। और आज ये न्यूज़पेपर में भी था कि मतलब पीजीटी और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी का एग्जामिनेशन है वो आपका दिसंबर से जनवरी में, मतलब ये उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों का डेट आ जाए, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए अब, क्योंकि 2-2.5 महीने का समय है। तो जो भी पेपर वगैरह हैं, जो क्लासेज वगैरह, जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर है, ये सब पढ़ते रहिए। बाकी बीच बीच में हम भी अपना चैनल पर अपलोड कर रहे हैं जो चीजें हैं, तो उसको भी देखते रहिए, ठीक है। तो आइए हमारे साथ और देखते हैं 1 से 50 तक का क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड है, 51 वाला देखेंगे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं में, तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब उसके नियम क्या होते हैं, विशिष्ट हो जाते हैं। तो ये किसने कहा है, ठीक है, मैकाइवर, राघवन, सोरोकिन, समनर। तो फ्रेंड्स, जो डब्ल्यू.जी. समनर थे, आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ाया था फोकवेज नामक पुस्तक में, इन्होंने जो है सामाजिक संस्था का जो एक चरण था उसको प्रस्तुत किया था, ठीक है। इन्होंने बकायदे उसके जो विकास है, उसका डेवलपमेंट इन्होंने बताया हुआ था कि कैसे कैसे जो है सबसे पहले ये विकसित होता है, किस चीज से लेकर, इसका जो क्रम था, सीक्वेंस था, अपनी पुस्तक फोकवेज में इन्होंने बताया हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि समिति जो होती है ये सदस्यता इंगित करती है, जबकि जो संस्था है ये सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने कहा है, ये मैकाइवर और पेज जी ने कहा है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्य की संगठित व्यवस्था है। तो किसका कथन है, तो ये सभी को पता है, कल्चर के बारे में जो है थ्योरी ऑफ नीड्स की अवधारणा दी थी किसने, मैलिनोवस्की। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संस्कृत के गलत लक्षण को बताइए। ठीक है, तो कल्चर का कौन सा गलत लक्षण है ये बताना है। संस्कृत मानव निर्मित है तो है। संस्कृत संचारित होने का गुण रखती है तो बिल्कुल रखती है। ठीक है, संस्कृत मानव निर्मित है, इससे बिल्कुल अभी जो मैंने ऊपर बताया कि जो हमारे कल्चर, जो हमारे फेस्टिवल, जो हमारी सारी चीजें हैं, इसको हम निर्मित करते हैं। अब आने वाली जो पीढ़ी है ये भी तो मतलब देख रही है ना, सीख रही है कि क्या क्या, कैसे दीपक कहाँ पे क्या जलाया जाता है, तुलसी विवाह क्या होता है, तमाम सारी जो चीजें हैं तो ये मानव निर्मित है। ठीक है, संस्कृत संचारित होने का गुण रखती है तो बिल्कुल रखती है। ये जो एक दूसरे से देखते हैं हम लोग कि वहां ऐसा हो रहा है तो हम भी उसको सीखते हैं और आगे जो है ये संचरण करती रहती है। ठीक है, संचारित होने का गुण रखती है। संस्कृत में संचयिता का गुण पाया जाता है तो बिल्कुल इसमें पाया जाता है। संस्कृत व्यक्तिगत है तो फ्रेंड्स जो संस्कृत है ये व्यक्तिगत नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, यही गलत है। संस्कृत क्या है, व्यक्तिगत नहीं है बल्कि क्या है, सामूहिक है। जैसे मान लीजिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो अभी जैसे एग्जाम्पल घर में या मंदिर में जब होता है कोई चीज, हम त्योहार मनाते हैं तो देखिए अगर व्यक्तिगत होता तो हम क्यों किसी को शेयर करते, क्यों किसी को शुभकामनाएं देते, लेकिन ये क्या है, सामूहिक पटल पे मतलब जो है इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है तो हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, तो संस्कृत व्यक्तिगत ना होकर के क्या होती है, सामूहिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है। व्यक्तित्व क्या है, एक मानसिक घटना है। यह ना तो आंगिक है और ना ही सामाजिक है बल्कि दोनों के मेलजोल से इसका निर्माण होता है। तो ये किसने कहा है, तो फ्रेंड्स ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये किसकी है, किंग्सले डेविस की। ठीक है, किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सिद्धांत सीखने का सिद्धांत है। ठीक है, तो सीखने का सिद्धांत कौन सा है, धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत या संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स जो सामाजिक जो सिद्धांत सीखने का होता है, लर्निंग जिसको कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ये संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बीच में थोड़ा सा लेक्चर नहीं शूट कर पा रहे थे, काफी इस समय मौसम चेंज हो रहा है तो कोल्ड वगैरह हो गया, फीवर, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन ये है कि अब जो है कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी थोड़े जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं प्रीवियस ईयर वाले उनको चैनल पर अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से है। जो सामाजिकरण क्या होता है, सामाजिकरण कौन सी प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली, मतलब बच्चा जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो इसलिए देखिए हम लोग सोचते हैं जब बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं कि अरे ठीक है सीख लिए अब हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। सामाजिकरण क्या होता है, मतलब जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और कभी अपने माइंड में ये नहीं बैठाना चाहिए कि मुझे ये चीज नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप जो चीज चाह रहे हैं वो चीज आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसकी कोई ये नहीं कि अब इतनी मेरी उम्र हो गई तो मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप जब चाहेंगे उस चीज को सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। यह परिभाषा किसकी है, तो आगबन एवं निम्नकाफ, एच.एम. जॉनसन, बोगार्डस, किंग्सले डेविस। तो फ्रेंड्स ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये है एच.एम. जॉनसन महोदय की, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। सामाजिकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत तो सभी को पता है, किसने दिया है, इमाइल दुर्खीम ने दिया है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण की जनरीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। ठीक है, तो क्या है, पर्दा प्रथा, दहेज निरोधक अधिनियम, अंतरजातीय विवाह, अलौकिक शक्ति में विश्वास। तो फ्रेंड जो सामाजिक नियंत्रण एवं जनरीतियों प्रथाओं से संबंधित साधन है वो आपका हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है, इसमें दहेज निरोधक अधिनियम नहीं आएगा। ठीक है, वो अलग चीज है। तो पर्दा प्रथा, अंतरजातीय विवाह और अलौकिक शक्ति में विश्वास, तो 3 चीजें इसमें हो जाएंगी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता, तो 2 प्रकार के सामाजिक नियंत्रण होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो औपचारिक में आप सभी को पता है जैसे कानून के द्वारा जो नियंत्रण लागू किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, औपचारिक। जो हमारा अनौपचारिक है जैसे मान लीजिए हमारा परिवार नियंत्रण करता है, जो है धर्म करता है। ठीक है, ये सब इस प्रकार के जो नियंत्रण किए जाते हैं वो क्या हो जाता है, वो आपका अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। ठीक है,
तो इसमें देखिए कानून, कारावास, राज्य, तो ये सब जो है औपचारिक के अंतर्गत आएंगे। और जो आपका धर्म है ये क्या हो जाएगा, ये आपका अनौपचारिक हो जाएगा, तो यही नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सभी को पता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला है सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व कांट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया। तो कौन सा दिया था फ्रेंड्स, इन्होंने दिया था सोशल फिजिक्स। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सोशल फिजिक्स नाम जब इन्होंने रखा तो फिर ये नाम फिर क्यों नहीं रखा, फिर इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द क्यों रख दिया 1838 में। तो पीजीटी में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाजशास्त्र शब्द की रचना सर्वप्रथम कब की गई, तो एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है 1838 ईस्वी में। इसमें हमारे बहुत सारे नए अभ्यर्थी जो पीजी करके जो एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं वो भी देते हैं, तो उनके लिए भी कुछ चीजें जो सरल होती हैं वो भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सभी को नहीं पता होता है। ठीक है, और बहुत से तो महारथी हैं इसमें जो दो दो तीन तीन बार इंटरव्यू दे दे करके एक एक दो दो नंबर से जिनका चयन रुका हुआ है, तो उनके लिए तो मतलब ये सब सारी चीजें ऑलरेडी तैयार हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस सभी को करके जाना चाहिए पेपर की। ठीक है, देखिए तो क्या हुआ कि सोशल फिजिक्स, तो सोशल फिजिक्स नाम इन्होंने रखा था अगस्त कॉम्ट महोदय ने, लेकिन फिर इनके एक मित्र थे, इनका नाम था क्वेटलेट। ठीक है, तो क्वेटलेट ने क्या किया कि इनका जो नाम था सोशल फिजिक्स, उन्होंने अपने पेपर में इसको अपने सांख्यिकी के लिए इस शब्द का यूज कर लिया। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब एक बार पेपर पब्लिश हो जाता है तो दोबारा उस चीज को आप नहीं करवा सकते। ठीक है, तो सोशल फिजिक्स फिर उन्होंने इसको यूज कर लिया, फिर इन्होंने जो है सोशियोलॉजी शब्द का मतलब जो है समाजशास्त्र शब्द की रचना की अगस्त कॉम्ट ने 1838 में। तो आप सभी लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था। तो पीजीटी में ये प्रीवियस ईयर में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, किसने किया था, अगस्त कॉम्ट महोदय ने। किसने किया था, अगस्त कॉम्ट। अगला है समाजशास्त्र एक पद्धति शास्त्र है, मेथोडोलॉजी, तो कौन मानता है, सभी को पता है मैक्स वेबर। ठीक है, तो मैक्स वेबर मानते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। किसने कहा कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है और ना ही दासी है, बल्कि उसकी क्या है, बहन है। ठीक है, तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स, बार्न्स बेकर। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था फ्रेंड्स आपका लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा सामाजिक संबंधों का जाल है, तो पीजीटी का जो 2016 पेपर हुआ था उसमें भी ये परिभाषा आई हुई थी। तो किसका है, मैकाइबर पेज का। समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का एक जाल है, इसी जाल में ही क्या होता है, समाज का निर्माण होता है, एक दूसरे से अंतर संबंधों से लोग रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक, हर जगह पूछी जाने वाली, नेट से लेके पीजीटी हायर एजुकेशन। ठीक है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो किसका है ये है बर्जर एवं लकमैन। तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से किसने जनसंख्या घनत्व, जो जनसंख्या घनत्व है उसको श्रम विभाजन से संबंध बताया। तो किसने बताया था फ्रेंड्स, ये बताया था ऑप्शन सी इमाइल दुर्खीम महोदय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। तो कॉम्ट ने समाजशास्त्र के अध्ययन को दो भागों में विभाजित किया था। ये किसमें किया था, तो देखिए अधिसंरचना एवं अतिसंरचना। तो ये हो गया अंतर समूह बाह्य समूह जो समनर से जुड़ी हुई है, अतिसंरचना ये स्पेंसर से जुड़ा हो जाएगा। लेकिन सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान यानी सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स, ठीक है, तो ये किसकी थ्योरी हो जाएगी, आपकी अगस्त कॉम्ट महोदय की। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में सामाजिक परिवर्तन। तो भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है, तो एम.एन. श्रीनिवास जी की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ऑप्शन बी हमारा राइट है। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो प्रगतिवादी, उद्विकासवादी, प्रकारवादी या वर्ग संघर्ष। तो ऑप्शन बी हमारा वर्ग संघर्ष हो जाएगा। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स, तो विल्फ्रेड पैरेटो। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 74 देखेंगे, हिंदू सामाजिक संगठन। तो हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है पी.एन. प्रभु। तो पी.एच. प्रभु यानी पंडारी नाथ प्रभु जी की ये पुस्तक कई बार जो है एग्जामिनेशन में आज तक पूछी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है जो इस सीरीज का पार्ट 3 का लास्ट है, 75 नंबर। ये है आपका कि धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो फ्रेंड्स ये किया था टायलर महोदय ने। ठीक है, तो इंग्लिश में इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद, तो ये अगस्त कॉम्ट भी करते हैं ना, जो जीविसत्तावाद और जो है तात्विकवाद और प्रत्यक्षवाद, और उसी में ही 3 चरण बताते हैं, आत्मवाद और ये सब करके। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, ये जो इंग्लिश में रहेगा तो ये एनिमिज्म लिखा रहेगा। ठीक है, एनिमिज्म लिखा रहेगा टायलर का, लेकिन जबकि यही चीज जब आत्मवाद आपका कॉम्ट की थ्योरी में आता है तो वहां पे वो फेटिसिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, तो वो फेटिसिज्म हो जाता है, जबकि इंग्लिश में टायलर ने क्या यूज किया था, एनिमिज्म का सिद्धांत। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बारीक सा क्वेश्चन है। ठीक है, एनिमिज्म और फेटिसिज्म में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का भी प्रयोग करिएगा, पेपर दोनों में रहता है लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये आज का जो सीरीज है वो यहीं पर समाप्त होता है। पार्ट 4 भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे, और तब तक आप सभी लोग इस पेपर को रिवाइज करिए। और हाँ, एक छोटी सी और भी बात है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का जो है रिजल्ट आया है, और उसमें बहुत सारे लोगों ने संस्थान से जो जुड़े थे लगातार वो क्वालिफाई भी किए हैं, तो संस्थान की तरफ से उन सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और इंटरव्यू ग्रुप भी बनाया गया है उन लोगों के लिए कल, और जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो संपर्क करेंगे सर के नंबर पे, ऑफिस वाले पे, तो अपना उनको ऐड भी किया जाएगा। संस्थान से जुड़े हुए अभ्यर्थियों में जो है इस्लाम खान और बरूर जी और जो है प्रतिमा जी, उसके बाद में जो है अभिनव चौहान। ठीक है, तो अभिनव चौहान जी और अदिति द्विवेदी जी, इस प्रकार से जो है, और कुछ अभ्यर्थी और हैं, मैं उनका नाम थोड़ा सा, नितिन जी और श्याम बिहारी जी। ठीक है, तो ऐसे 7-8 अभ्यर्थी हैं जो अभी तक अपना रिजल्ट शेयर किए थे और वो इंटरव्यू ग्रुप में ऐड हो गए हैं। और जो अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा वो इंटरव्यू क्लासेज के लिए ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप। ठीक है, उसमें संबंधित जो फॉर्म वगैरह फिलअप हो रहे हैं उससे भी जानकारी दी जाएगी, और आगे इंटरव्यू क्लासेज कब शेड्यूल की जाएंगी उसकी भी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को उस ग्रुप से प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी सूचना थी, शुभकामनाएं थी, और आप सभी लोग भी जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग भी अपनी तैयारी को बढ़ा दें। सभी को ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।